हेलो क्लास, वेलकम बैक टू मास्टर 60 एजुकेशन। माय नेम इज प्रियांशी जैन और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 फेडरलिज्म। सो लेट्स स्टार्ट। सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या होता है फेडरलिज्म, फेडरलिज्म की डिफाइन, व्हाट इट इज अबाउट एंड व्हाट आर देयर इम्पैक्ट्स ऑन द डेमोक्रेसी. Third is type of federation. Fourth is what makes India a federal country. Fifth is how is federalism practiced. And last is decentralization in India and their distribution and summary. So let's begin. सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर की फेडरलिज्म. फेडरलिज्म की डेफिनेशन जानते हैं. सो व्हाट इट इज कॉल्ड? फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर is divided between a central authority and various constituent units of country. So simple language में क्या बोलते हैं? एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे जो पावर शेयरिंग होती है वो दो डिवीजन में होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरे अदर कंस्टिट्यूएंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट. ओके, नाउ इसका एग्जाम्पल हम दें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर है वो दी जाएगी स्टेट को, देन लोकल लेवल. इनिशियली फेडरलिज्म में सिर्फ सेंट्रल और स्टेट लेवल को ही कंसिडर किया था, लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज थे जिसमें ज्यादा डाइवर्सिटी थी, ज्यादा रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेटिव था, तो उसकी वजह से लोकल लेवल को भी पावर शेयर करनी पड़ी. नाउ whereas in unitary government all the powers in one hand only, that is central government. तो ये जो फेडरलिज्म है ये मोस्टली दिखता है हमारे यूएसए और इंडिया में. और ये जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है, यूनिटरी गवर्नमेंट मतलब ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे सिर्फ सेंट्रल लेवल पे ही पावर शेयर की जाती है, ना कि स्टेट और लोकल को दी जाती है. इसके एग्जाम्पल होंगे हमारे फ्रांस एंड स्पेन. ऐसी कंट्रीज होती है जो यूरोपियन कंट्रीज, उनके पास ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर दी जाती है. Now, what are the features of federalism? फेडरलिज्म को इम्पैक्ट करने में कौन से फीचर्स लगेंगे और क्या क्या इनिशिएशंस हैं वो प्रोसेस में. So two or more groups government basically means federalism, right? Next is same citizens different jurisdiction, means कि सेम पीपल ही रहेंगे, जितना पॉपुलेशन है वही रहेगा, लेकिन जुरिस्डिक्शन में फर्क पड़ेगा, जैसे सेंट्रल जुरिस्डिक्शन, देन स्टेट, देन लेवल. सो ऐसे अलग अलग डिफरेंट जुरिस्डिक्शन में सेम पीपल का ओपिनियन और जस्टिस मिल सकता है. नेक्स्ट इज जुरिस्डिक्शन इन कॉन्स्टिट्यूशन. जो हमारा फेडरलिज्म का कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है उसमें ऐसा बताया गया है कि जो जुरिस्डिक्शन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल. तो अगर सेंट्रल और स्टेट लेवल में कुछ ओपिनियनेटेड डिस्क्रिमिनेशन होता है या फिर कुछ बीफ आती है बीच में, तो उन दोनों का ही पार्ट जो है वो जुरिस्डिक्शन डिसाइड करेगी कि हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग. नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस नीड कंसेंट. अगर ऐसा कोई फ्रेमवर्क आता है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने की नौबत आए, तो हमें सेंट्रल एंड स्टेट ऑल्सो लोकल गवर्नमेंट का भी ओपिनियन लेना पड़ेगा. सबका कंसेंट जरूरी है, तभी कोई चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई हो सकता है. नेक्स्ट इज जुडिशियरी रिजॉल्व डिस्प्यूट. जैसा कि मैंने थर्ड पॉइंट में कहा था कि अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है बिटवीन सेंट्रल एंड लोकल गवर्नमेंट, तो उसके रिजल्ट का बेस किस पे जाएगा? जुरिस्डिक्शन पे. जुडिशरी रिजॉल्व कर सकती है उन दोनों के केस में डिस्प्यूट. फिफ्थ इज सेपरेट रेवेन्यू सोर्स. सो ये जो रेवेन्यू की बात आती है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा गया है कि कितना रेवेन्यू कितने गवर्नमेंट को मिलेगा.
दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू अलग डिसाइड है, स्टेट का अलग है, लोकल का अलग है. लास्ट इज डुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म. फेडरलिज्म का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले है तो हार्मनी, सेकेंड इज यूनिटी एंड बिलीव्स एंड वैल्यू. ये जो 3 पॉइंट है उसको मिला के ही फेडरलिज्म इम्पैक्ट किया जाएगा. दैट इज कि अगर हार्मनी क्रिएट हो कंट्री में तभी वो फेडरलिज्म को फॉलो करेगी. यूनिटी होना चाहिए एंड बिलीव्स एंड वैल्यू होने चाहिए, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट एंड बायोडाइवर्सिटी को फॉलो करके हमें फेडरलिज्म मिलेगा. नाउ an ideal federalism system has both aspect, that is mutual trust होना चाहिए and agreement to live together. अगर कोई कंट्री में ऐसी पॉपुलेशन है जिनके बीच में डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है और वो नहीं रहना चाहती एक साथ, तो उस जगह पे फेडरलिज्म अप्लाई नहीं होगा. क्लियर? मूविंग टू फॉरवर्ड. सो फेडरलिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट पता चला. एक ऐसी गवर्नमेंट जहां पे जो पावर शेयर होती है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो गवर्नमेंट हायरार्की में होता है, दैट इज सेंट्रल, स्टेट एंड लेवल. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म? तो 2 टाइप होते हैं. फर्स्ट इज कमिंग टुगेदर एंड सेकेंड इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. तो पहले पढ़ते हैं कमिंग टुगेदर. The first route involves independent states coming together on their own to form a bigger unit. जैसे कि छोटे छोटे states जब combine होके एक बड़ा country या nation बनाते हैं, तो that first point is describing. Second is all the constituent states usually have equal power and are strong vis-a-vis the federal government. vis-a-vis का meaning होता है attached और कंपेयर टू. सेकेंड पॉइंट का क्या है मीनिंग? कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट होती है वो स्टेट में यूजुअल इक्वल पावर होती है. दैट इज अगर स्टेट के पास जितनी पावर है उतने ही सेंट्रल के पास होगी. थर्ड इज एग्जांपल, जैसे कि यूएसए, मैंने कहा यूएसए को क्या बोलते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो वो छोटे छोटे स्टेट को लेके वो एक बड़ा यूनाइटेड नेशन बना है. That is example USA, Switzerland and Australia, right? Second is holding together federation. Holding together का meaning इसमें ऐसा होता है when a large country decide to divide power between the constituent state and national government. Basically जब central government more powerful होगी than state, this federation have unequal power and some units have granted special power. इसका एग्जाम्पल है इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम. अब इंडिया में हमें पता है कि मैक्स पावर जो होती है वो सेंट्रल लेवल पे होती है, धीरे धीरे हम डिवाइड करते हैं पावर को अदर स्टेट्स में या फिर लोकल लेवल में, दैट इज ग्राम पंचायत, राइट? तो ये जो अनइक्वल पावर है बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल, उसे हम कहेंगे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. और ऐसा नहीं है कि एक सही और एक गलत है, दोनों ही अपनी जगह सही है. दैट इज कमिंग टुगेदर ऑल्सो एंड होल्डिंग पावर ऑल्सो. बेसिकली इन दोनों में आपको क्या याद रखना है? इसके कंट्री के एग्जाम्पल एंड सेकेंड उसके डेफिनेशन और थर्ड उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं. एक में इक्वल है, एक में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ पावर, राइट? नाउ क्वेश्चन उठता है कि व्हाट मेक्स अ फेडरल कंट्री इन इंडिया. ठीक है, इंडिया एक कैसे फेडरल कंट्री बनी उसका एग्जांपल देखते हैं. सो ओरिजिनली 2 टायर सिस्टम, फिर बना हमारा यूनियन एंड स्टेट, फिर उसके बाद 3rd टायर सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया, लास्ट में हमारा बना पंचायती एंड म्यूनिसिपैलिटी सेपरेट जुरिस्डिक्शन फॉर टायर्स. बेसिकली जब हमने चैप्टर 2 पावर शेयरिंग में एक टर्म पढ़ा था, दैट इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो पावर शेयरिंग के फॉर्म्स थे. तो उसी से ये कॉन्सेप्ट आया कि इंडिया में हमें कैसा फेडरलिज्म चाहिए, होल्डिंग टुगेदर या फिर पावर शेयरिंग. तो उसमें हमें पता चला कि ये जो पहले इनिशियली 2 ही टायर में पावर शेयरिंग होती थी, दैट इज सेंट्रल एंड गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट.
लेकिन थर्ड टाइम हमें थर्ड टायर क्यों आना पड़ा, दैट इज लोकल या फिर ग्राम पंचायती या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्योंकि लोकल लेवल पे ही हम लोकल गवर्नमेंट को रिजॉल्व कर सकते हैं, जो भी डिस्प्यूट या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो लोकल लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए थर्ड टायर हमें लाना पड़ा, दैट इज पंचायती म्यूनिसिपैलिटीज एंड jurisdiction फॉर टायर्स, राइट? Now, the Constitution clearly provides threefold distribution for legislative and power. तो इंडिया में हमने देखा है 3 पावर का लेजिस्लेशन है, फर्स्ट इज सेंट्रल, सेकंड इज स्टेट एंड थर्ड इज लोकल, राइट? अब इसके फॉर्म्स क्या हैं? तो फर्स्ट इज यूनिट, सेकंड इज स्टेट एंड थर्ड इज कंकरेंट, ठीक है? यूनियन जो कि सेंट्रल है वो पढ़ते हैं. सो दिस इंक्लूड द डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी. तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं या ये जो सारे पार्ट हैं वो सिर्फ उसका डिसीजन कौन लेगा? सेंट्रल ही ले सकता है, स्टेट या फिर कंकरेंट नहीं ले सकता. और वो इंक्लूड क्या करेगा? दैट कैन ओनली मेक लॉज अबाउट देम. तो हमने क्या देखा? डिफेंस, फॉरेन अफेयर, करेंसी, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ये सब के डिसीजन कौन लेगा? सेंट्रल, राइट? नाउ कम्स स्टेट. स्टेट के पास क्या क्या पावर आती है? सो पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सब इंक्लूड होगा हमारे स्टेट लिस्ट में, और उसके डिसीजन सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है और उसके रिलेटेड लॉज भी सिर्फ स्टेट डिसाइड करेगी. नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंट्रल एंड कंकरेंट. कमिंग टू लास्ट इज कंकरेंट लिस्ट, जहां पे इंक्लूड होगा मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, ट्रेड यूनियन, फॉरेस्ट एंड एजुकेशन. ये जो कॉमन टॉपिक्स है उसे कंकरेंट में डाल दिए, दैट इज लोकल लेवल पे डाल दिए फॉर लिस्टिंग आउट. और इसके जो डिसीजन होंगे वो कंकरेंट पे निर्भर नहीं रहेंगे, वो रहेंगे यूनियन और स्टेट पे. दैट इज इसके डिसीजन यूनियन और स्टेट दोनों लेंगे. यूनियन इज सेंट्रल एंड स्टेट इज गवर्नमेंट, राइट? तो ये 3 फॉर्म्स हमने देखिए, टॉप टायर लेजिस्लेटिव, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर का विद वेरियस एग्जांपल इंक्लूडेड इन इट. तो आपको ये एग्जांपल याद रखने हैं, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द टॉप 3 टायर, ओके सॉरी, व्हाट इज टॉप 3 टायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, राइट? ये है आपका क्वेश्चन. Now next is new subjects after constitution came, that is example. ये 3 तो थे ही सब्जेक्ट, सेंट्रल, स्टेट और कंकरेंट में. ऐसे कौन से न्यू सब्जेक्ट आए आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन? तो एग्जाम्पल है कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, ये सब जो एग्जाम्पल है वो क्या है? आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन मेड ये सब टेक्नोलॉजी आई, दैट इज कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी. तो उसका डिसीजन कौन लेगा? तो उसका डिसीजन भी यूनियन लेजिस्लेटिव मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेगी. बेसिकली ये सब्जेक्ट्स को हम रेसिड्यूरी सब्जेक्ट बोलते हैं, क्योंकि ये पीछे से है, एंड दैट इज रेसिड्यू ऑफ सिस्टम, बचा कुचा पार्ट, दैट इज रेसिड्यूरी सिस्टम. नाउ some states in the Indian Union do not have equal power, मतलब उनके पास equal power नहीं होती है. Now which are them? Some states enjoy special status under Article 371 of the Constitution due to their unique social and historical condition. Now ऐसे कौन से states हैं इंडिया में जिनको एक special power denote की जाती है to sustain their unique social historical condition? उनके जो preservation है of culture, religion, डाइवर्सिटी, ये सबको प्रिजर्व करने के लिए उनको कुछ स्पेशल पावर दी गई है. उनके एग्जाम्पल है असम, देन मिजोरम, ईटीसी. ऐसे कुछ स्टेट्स हैं उनको एक स्पेशल पावर दी गई है, दैट इज उनकी खुद की एक अलग ही गवर्नमेंट है जो उनके डिसीजंस लेंगी, जो उनके लॉ फॉर्म करेंगी, राइट? कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट,
These protect the land rights, culture and employment of indigenous people. Now ये जो people है उनको indigenous people कहते हैं और उनके जो protection legal rights होते हैं वो है land rights, culture and employment, right? Now non-residents are not allowed to buy land or house in this state. जो वहाँ के residents नहीं है permanent, उनको कोई law नहीं है to buy a land or a house there. क्यों? क्योंकि उनको कल्चरल प्रिजर्वेशन करना है, तो उस वजह से वो कोई भी बाहर के इंसान को अपनी लैंड या फिर हाउस प्रोवाइड नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज एरियाज लाइक चंडीगढ़, लक्षद्वीप, कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली आर कॉल्ड एज यूनियन टेरिटरीज. अब यूनियन टेरिटरीज की ऐसी स्टोरी है, यूनियन टेरिटरीज इसलिए बनाई गई क्योंकि ना तो वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन रहा था, ना तो वो एक बड़ा सा कैपिटल या फिर नेशन बन रहा था, तो उनको अलग से ही जगह दी गई, दैट इज कॉल्ड एज यूनियन टेरिटरी. बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि वो ना तो सेंट्रल लॉ के ऊपर आ रहा था ना स्टेट लॉ के ऊपर आ रहा था, तो उनको एक अलग ही फॉर्म दे दिया, दैट इज यूनियन टेरिटरीज. अब जो उनके डिसीजन है वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाएंगे. क्यों? क्योंकि उसकी हायरार्की सबसे सुपीरियर है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. तो यूनियन टेरिटरीज के जो भी लॉ फॉर्म होंगे, जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, जो भी लॉ एनफोर्समेंट होगी, वो सब का कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? नाउ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर मुझे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में डिससेटिस्फेक्शन लग रहा है तो मैं क्या करूंगा? तो एक फिगर आपको यहाँ पे बताई गई है. ये फिगर को अच्छे से देखो. ओके, सो जब गवर्नमेंट में दो पार्ट थे, सेंट्रल एंड स्टेट. जब पावर शेयरिंग यहाँ पे हो रही थी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो किसी इंसान को ऐसा लगा कि मुझे इन दोनों में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है और मुझे कुछ चेंज करने हैं इन फेडरल स्ट्रक्चर, मुझे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है टू सेटिस्फाई माय नीड. तो उसके लिए हमें एक प्रोब लगेगा, दैट इज अपर हाउस एंड लोअर हाउस. जो भी पार्लियामेंट के डिपार्टमेंट है, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, उनकी परमिशन लगेगी एंड परमिशन ऑफ 2/3 मेंबर्स ऑफ ईच. पहले तो उनका अप्रूवल चाहिए होगा, उनका अप्रूवल मिले फिर उसके बाद 14 स्टेट का लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया अप्रूवल चाहिए, दैट इज अलग अलग स्टेट का अप्रूवल चाहिए फॉर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन. अगर वो मिल जाए तो चेंज पॉसिबल है. फिर भी अगर चेंज की सेटिस्फैक्टरी डिमांड नहीं हुई तो हम कहाँ जाएंगे? डिस्प्यूट हुआ अगर दो स्टेट्स के बीच में अबाउट देयर ओपिनियन, एक अग्री कर रहा है, एक डिसअग्री कर रहा है, तो लास्ट में लेगा डिसीजन जुडिशियरी सिस्टम. इस जुडिशियरी सिस्टम को सॉल्व करने मिलेगा द डिस्प्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस. तो यहाँ तक स्टोरी पता चली. हमने पहले क्या पढ़ा? फेडरल सिस्टम पढ़ा, फेडरल सिस्टम के टाइप्स पढ़े, इंडिया कैसे एक फेडरल कंट्री बना, उसके अंदर कौन से ऐसे स्पेशल प्रोविजन है जो हमने अलग अलग स्टेट्स को प्रोवाइड करे, यूनियन टेरिटरी कैसे बनी, यूनियन टेरिटरी के पावर शेयरिंग किसके पास है, एंड लास्टली अगर चेंजेस कुछ चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमें 2/3 मेंबर ऑफ अपर एंड लोअर पार्लियामेंट की जरूरत पड़ेगी. ऑल्सो 14 लेजिस्लेटिव स्टेट की परमिशन चाहिए होगी, और तब जाके अगर चेंज का कोई चांस बना तो उस चेंज के बाद कोई डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं तो दैट विल बी ऑफ जुडिशियरी. जुडिशियरी लास्ट में हमारा पार्लियामेंट का डिसीजन लेगी एंड दैट विल बी रिफॉर्म्ड इन आवर कंट्री. क्लियर? Now coming to part how federalism is practiced. Federalism को हम implement कैसे करेंगे? So the success of federalism in India is due to democratic politics which promote unity, respect, diversity, spirit of living together.
बेसिकली जब एक डेमोक्रेसी में हम कुछ सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें सिर्फ डेमोक्रेसी का हाथ नहीं रहता है, साथ में पीपल का यूनिटी, respect, diversity and respect of living together and spirit of living together also matters. Now, first part is linguistic state. उसको अलग अलग डिवाइड किया है कि कौन से इम्पैक्ट देते हैं फॉर फेडरलिज्म प्रैक्टिस. So first part is linguistic. Here in 1947, India's political map has changed significantly for creation of new state and alteration of boundaries to the people who speak same language. That is, एक लिंग्विस्टिक दैट इज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के ऊपर काफी ऐसे स्टेट है जिसमें अल्टरेशन करना पड़ा या फिर पूरे स्टेट को ही डेवलप करके दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा. तो इसका जो मेन है वो क्या है कि जो ग्रुप ऑफ पीपल स्पीक करते हैं सेम लैंग्वेज, उन्हीं ग्रुप ऑफ पीपल को एक स्टेट में डाल दिया. Some states were also formed to recognize their cultural, ethnic and geographical difference such as Nagaland, Uttarakhand and Jharkhand. तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, लिंग्विस्टिक ग्रुप, मतलब सेम पीपल जो सेम स्पीक करते हैं लैंग्वेज, उनको एक स्टेट में डाल दिया. सेकेंड इज ऐसे स्टेट को अलग अलग करा जहां पे एक प्रिजर्वेंस है ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी सच एज नागालैंड, झारखंड एंड जियोग्राफिकल डिफरेंशिएशन इन झारखंड, उत्तराखंड. ठीक है, तो ये जो So coming on third point, initially national leaders of federal that linguistic states would divide the country, so the central government opposed them, and however experience showed that linguistic states were strengthening and national unity को वो support कर रही थी, that made administration active and easier. तो कुछ कुछ पार्ट में स्टेट्स अपोज कर रही थी कि शायद लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमें स्टेट्स को डिवाइड नहीं करना चाहिए, या फिर उनके डाइवर्सिटी या फिर यूनिटी या फिर रिलीजियस बिलीफ्स के ऊपर हमें स्टेट डिवाइड नहीं करना चाहिए. ऐसा कुछ स्टेट्स ने पहले अपोज किया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें क्या कर दिया, मना कर दिया दैट ऐसा नहीं है, लिंग्विस्टिक से ही हमारा जो स्ट्रेंथ हुआ था, जो नेशनल यूनिटी बनी थी, उसकी वजह से ही एडमिनिस्ट्रेशन पे ज्यादा फोकस हो पा रहा है एंड इजीली सब वर्क फ्लो कर रहा है. राइट, तो हमारा फर्स्ट अप्रोच हमें याद आ गया. फर्स्ट इज लिंग्विस्टिक. लिंग्विस्टिक में क्या क्या हुआ था, लैंग्वेज के बेसिस पे सेम ग्रुप ऑफ पीपल को सेम स्टेट अकोमोडेट किया था. सेकेंड इज ड्यू टू बायोडाइवर्सिटी, एथनिक एंड कल्चर एंड जियोग्राफिकल कंडीशन, कुछ स्टेट्स को डिवाइड किया था ऑन बेसिस ऑफ कल्चर टू रिकॉग्नाइज एंड प्रिजर्व देयर कल्चर सच एज नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड. राइट, एंड थर्ड इज के कुछ स्टेट्स ने अपोज किया था, कुछ नेशनल लीडर ने अपोज किया था कि शायद लिंग्विस्टिक अप्रोच नहीं डालना चाहिए टू फॉर्म अ स्टेट, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें डिनाई किया. एंड लास्टली लिंग्विस्टिक अप्रोच की वजह से ही एक नेशनल फ्लो, एक एडमिनिस्ट्रेटिव में इजी फ्लो आया. राइट, नाउ कमिंग टू सेकेंड पार्ट, दैट इज लैंग्वेज पॉलिसी. पहले हमने पढ़ा लिंग्विस्टिक, दूसरा है हमारा लैंग्वेज पॉलिसी. नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट डिक्लेयर एनी सिंगल नेशनल लैंग्वेज. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब ऐसे कोई भी डिक्लेरेशन नहीं हुई थी या कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ नहीं बनाया था दैट supports a single language जिसके ऊपर फोकस किया गया. Secondly, Hindi was chosen as official language and not a national language. Children, please understand this statement कि हिंदी हमारी official language है and not a national language, right? But since it is the mother tongue of about 40% of Indians, to safeguard those language, Constitution ने उसे इम्पैक्ट किया एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. सिमिलरली इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज दिया गया. द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज अबाउट 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज, अलाउज कैंडिडेट टू टेक सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड इन दिस लैंग्वेज परमिट स्टेट टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर गवर्नमेंट. बेसिकली ये दो पॉइंट क्या डिफाइन कर रहे हैं, सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज को अपना ऑफिशियल या फिर नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया.
सेकेंडली 40% ऑफ इंडियंस वो स्पीकिंग हिंदी, तो उस मेजोरिटी को लेके हमने क्या किया, उसे एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिस्क्राइब किया, नॉट एज एन नेशनल लैंग्वेज। थर्डली इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया, क्योंकि हाफ ऑफ द साउथ पार्ट ऑफ इंडिया डजेंट रिकॉग्नाइज हिंदी, तो उनको इंग्लिश ही समझ आती थी, इसलिए इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिस्क्राइब किया। फोर्थ पॉइंट इज कि कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करती है अबाउट 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। उन 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में बहुत सारी लैंग्वेजेस इंक्लूड होती है ऑल ओवर इंडिया, तो उन 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज के अंदर हम कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम या फिर गवर्नमेंट एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसमें एग्जाम दे सकते हैं, एंड दैट इज सेंट्रली अप्रूव्ड, राइट। और उसी लैंग्वेज में कैंडिडेट्स पढ़ सकते हैं, एंड दे कैन ग्रो देयर फ्यूचर इन इट। Last point is the constitution planned the end of use for English as an official work. In 1965 ऐसा माना गया कुछ स्टेट्स को कि इंग्लिश हमें नहीं चाहिए, राइट, इन 1965। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, जो साउदर्न पार्ट था ऑफ नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, जैसे कि तमिलनाडु ने क्या किया, अपोज किया कि भाई हमें तो हिंदी समझ नहीं आती है, हमें तो इंग्लिश चाहिए टू रिफॉर्म ऑफ वर्क। तो इसलिए दोनों लैंग्वेजेस को हमने डिस्क्राइब किया, दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश। क्लियर? Coming to third, that is center state relation. Now center state relation का मीनिंग क्या होता है कि स्टेट और सेंटर के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए, and how power sharing would be distributed between them. So earlier when same party ruled in the center, in most of the state government limited autonomy दी जाती थी to choose the पार्टी। सो सेंटर ऑफन क्या करता था, मिसयूज करता था टू पावर टू डिसमिस द राइवल स्टेट गवर्नमेंट एंड वीकनिंग देयर फेडरलिज्म। अब ये जो सेंटर और स्टेट के इलेक्शंस होते थे, उसमें क्या होता था कि जो सेंटर रूल पार्टी थी वो क्या करती थी, हमेशा डोमिनेट करती थी स्टेट गवर्नमेंट पार्टीज को। तो उसकी वजह से क्या होता था कि स्टेट गवर्नमेंट पार्टीज को बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था, क्योंकि सारी पावर तो ऑफिशियली किसके पास है, सेंटर के पास है। तो सेंटर ही मेन है जो इलेक्शन कमिटी को एक न्यू एरा देगा एंड उसको ही मैक्सिमम वोट्स मिलेंगे। तो इसकी वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट पार्टीज थी उनको काफी मिसयूज होता था और उनका काफी नुकसान होता था। ड्यू टू दिस आफ्टर 1990 the rise of regional parties and coalition governments were formed. जैसे कि हमने लास्ट टाइम पावर शेयरिंग में पढ़ा था कि कोलिशन गवर्नमेंट बनाने से क्या होता है, एक तो जो छोटे छोटे सब पार्ट्स होते हैं वो मिलके एक बड़ा सा पॉलिटिकल पार्टी बना देते हैं। उसकी वजह से जो छोटे छोटे पार्ट में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था वोट्स, वो मिलके सब एक में ही आ जाते थे। बेसिकली वो क्या करता था, स्ट्रेंथन करता था फेडरलिज्म, एंड as national parties had to share power with them, regional parties को भी मौका मिलता था तो contribute to federalism. Basically इसका एग्जाम्पल क्या है, एनडीए पार्टी। सेंट्रली अभी कौन गवर्नमेंट है, अभी का एग्जाम्पल लेते हैं तो बीजेपी है। बीजेपी को हम कोलिएशन गवर्नमेंट में बिहार में देखते हैं तो इट इज कॉल्ड एज एनडीए पार्टी। तो उन्हें पता है कि अगर एक स्पेसिफिक एरिया में से हमें वोट नहीं हारा है तो हम कोलिएशन गवर्नमेंट हमें बनाना पड़ेगा टू कलेक्ट द मेजर वोट्स। क्लियर? दिस पीरियड क्रिएटेड अ कल्चर ऑफ पावर एज शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर स्टेट ऑटोनॉमी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, पहले जो सेंट्रल लेवल पे उनको जो पावर मिलती थी, जो अथॉरिटी मिलती थी, वो अब किस पे आने लगी, स्टेट पे भी आने लगी और उनको भी उसके बेनिफिट्स पता चलने लगे। A major Supreme Court judgment also limited center's power to dismiss the state and government arbitrary. तो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या किया, अपोज किया कुछ सेंट्रल पार्टीज को to do not dominate the state power and dismiss the government arbitrary. जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, उनके बीच में एक जुडिशियरी सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जिसकी वजह से दोनों को ही बेनिफिट इम्प्रूव, राइट।
तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, लिंग्विस्टिक, देन कम्स लैंग्वेज एंड थर्ड इज सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। तो ये जो लॉ आया उसके बाद क्या हुआ, दोनों के बीच में जो सेंटर और स्टेट है उनके बीच में रिलेशनशिप अच्छा होने लगा एंड एक स्मूथ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी इंप्लीमेंट होने लगी इन इंडिया। क्लियर? Coming to last topic of our chapter, that is called decentralization in India. अब इसका meaning क्या है? So when power is taken away from the central, when the power is taken away from the central state government and given to a local government, it is called as decentralization. Okay, so जब हमने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेके लोकल गवर्नमेंट को दी, that framework is called decentralization. Now people have better knowledge of problems in their localities. Clear? So beside at any local level, it is possible for people to directly participate in decision making and also help to inculcate a habit to democratic participation. बेसिकली ये दो लाइन का मीनिंग क्या है कि अगर मैं कोई लोकल लेवल पे रीजन पे रह रही हूँ तो जो भी मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी वो क्या है, वो मैं लोकालिटीज को ही बता सकती हूँ, ना कि सीधा सेंट्रल लेवल पे जाऊंगी कि मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। तो लोकल लोगों के लिए एक लोकालिटी ही हेल्प करती है टू ग्रो देम, टू इवॉल्व देम। इसकी वजह से जो शेयर हो रही थी पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, उसको क्या पता चला कि भाई हम लोकल लेवल तक तो पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी जहां पे लोकल लेवल को भी प्रमोट की जाए टू इम्प्लीमेंट देयर ग्रोथ। तो उस चैलेंज के लिए हमने लोकल गवर्नमेंट फॉर्म की। नाउ local government of the best way to realize one important principle of democracy known as local self government, right? Now several attempts of decentralized were done. First is in 1992 making local body election mandatory. सेंटर और स्टेट पे तो इलेक्शन होते ही थे, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, लोकल लेवल पे ही इलेक्शंस लड़ना शुरू किए। सेकेंडली, providing reservation for SC, ST, OBCs categories for their 1/3 part on reservation. क्या किया, ये जो बैकवर्ड क्लासेस थे उनके लिए एक अलग से रिजर्वेशन तैयार किया गया एंड गिव देम देयर 1/3 सीट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड इज क्रिएटिंग स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशंस होते थे उन्हीं के साथ हमने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस भी कंडक्ट करना शुरू किए। And fourth is ensuring sharing of power and revenue with state and local central government. तो जो भी रेवेन्यू आता था टू सेंटर एंड स्टेट, दोनों ने ही क्या किया, लोकल गवर्नमेंट को पास करना किया टू शेयर देयर रेवेन्यू। जितना रेवेन्यू सेंटर और स्टेट को मिलता था उतना ही रेवेन्यू अब लोकल गवर्नमेंट को भी मिलने लगा। क्लियर? नाउ ये जो लोकल गवर्नमेंट है वो कितने टाइप पे डिवाइडेड है, तो हमें पता है एक रूरल एरिया और एक अर्बन एरिया सिंक्रोनाइज किया जाता है फॉर फॉर्मिंग अ इलेक्शन। तो पहले रूरल एरिया में देखते हैं कि इलेक्शन कैसे कंडक्ट किए गए। तो रूरल या फिर लोकल गवर्नमेंट को हम पंचायती राज भी बोलते हैं, जो अलग अलग विलेजेस में फॉर्म होते हैं। पंचायती राज में एक टर्म होता है सबसे स्मॉलेस्ट, दैट इज कॉल्ड एज ग्राम सभा। ग्राम सभा में क्या होता है, ऑल अडल्ट वोटर्स ऑफ विलेज होते हैं और उसमें वो अप्रूव करते हैं बजट एंड रिव्यू वर्क। ये जो बजट एंड रिव्यू वर्क होता है वो किस लिए होता है, फॉर पीपल्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन। सेकेंड इज ग्राम पंचायत। ग्राम सभा से क्या बना है, ग्राम पंचायत। इस ग्राम पंचायत में क्या होता है, इलेक्टेड वार्ड मेंबर्स होते हैं जो डिसीजन लेते हैं। ऑल्सो एक हेड होता है, दैट इज कॉल्ड एज सरपंच। तो सरपंच सारे डिसीजन लेगा फॉर ऑल विलेजर्स। एंड मेन डिसीजन मेकिंग किसके पास होती है, ग्राम पंचायत के पास। अब ग्राम पंचायत से भी ऊपर कौन होता है, पंचायती समिति या फिर ब्लॉक एंड मंडल्स। अलग अलग विलेजेस को एक करके हम एक बनाते हैं पंचायती समिति। जो छोटे छोटे विलेजेस होते हैं उनको एक करके पंचायती समिति बनती है, दैट इज ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत and works at a block level.
राइट। एंड उससे भी बड़ा होता है हमारा जिला परिषद, जिसे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी पे क्या होता है, इलेक्टेड चेयरपर्सन होते हैं जो मेजर डिसीजन लेते हैं फॉर दैट डिस्ट्रिक्ट एंड दैट विलेजेस। क्लियर। तो ये हायरार्की कैसे सेट होती है, सबसे पहले आता है हमारा ग्राम पंचायत, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, फिर आता है हमारा ग्राम सभा, फिर उसके बाद आता है हमारा ग्राम पंचायत, देन कम्स पंचायत समिति, देन कम्स जिला परिषद। क्लियर। तो ये जो पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं कि कितने कितने पोर्शन में रूरल एरिया डिवाइडेड है। क्लियर। नाउ कमिंग टू अर्बन एरियाज, दैट इज वो थोड़ा डेवलप्ड है, जहां पे हम रह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में होती है म्यूनिसिपालिटी। म्यूनिसिपालिटी में जो वर्क करता है उसे क्या बोलेंगे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिनको बोलेंगे हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चेयरपर्सन। सो म्यूनिसिपालिटी लेवल पे जो वर्क करता है उसको क्या बोलेंगे, चेयरपर्सन, और वो क्या करेगा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा, और टाउन एरियाज में वो स्पेशलाइज्ड होता है। उससे ऊपर कौन होता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में लार्ज सिटीज होती हैं, जैसे कि दिल्ली, अहमदाबाद, ये सब क्या है, मेट्रो सिटीज में हम लोग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अप्लाई करते हैं, एंड इट इज हेडेड बाय अ मेयर। सो हमें पता होना चाहिए हम किस सिटी में रहते हैं और उसका मेयर कौन है, टू रेगुलेट आवर कॉर्पोरेशन बिटवीन देम। क्लियर। तो लोकल गवर्नमेंट बॉडी में कौन से दो पार्ट डिवाइडेड हैं, एक होता है रूरल एरिया और एक होता है अर्बन एरिया। क्लियर। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर। इतने चैप्टर में आपको कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्लियर। कमिंग टू समरी, हमने क्या क्या पढ़ा और हमें क्या क्या पता चला। ठीक है। So India local government system is the largest democratic experiment in the world. With this about 36 lakh elected representative in पंचायत and municipalities. ये जो लोकल गवर्नमेंट का हमने स्टेप उठाया है इन फेडरलिज्म, वो एक क्या है, अभी तक का एक लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, और उसमें अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव खड़े हुए हैं फ्रॉम इंडिया। क्लियर। Giving constitutional status to local government has strengthened the democracy and increased women's participation. जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन, उसमें क्या हुआ था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था अगेंस्ट वुमेन। तो वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए और डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में एक न्यू एनफोर्समेंट अप्लाई करने के लिए हमने क्या किया, लोकल गवर्नमेंट बॉडी को स्टार्ट किया। However, challenges remain as Gram Sabha do not held regularly and state do not have sufficient power or resources. तो पहले के जो दो पॉइंट्स है वो क्या कर रहे हैं, वो एडवांटेजेस बता रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट को इम्प्लाई करने से हमें क्या क्या एडवांटेजेस फेस करने पड़े। तो दैट इज वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो गया, सेकेंडली डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में हम काफी अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं, एंड 36 लाख प्लस हमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मिले हैं, तो दैट इज गुड थिंग, राइट। लेकिन लास्ट 2 पॉइंट हमें डिस्क्राइब क्या कर रहा है कि कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट अभी भी हैं, कुछ लूप होल्स अभी भी हैं जो अभी भी गवर्नमेंट को एक स्मूथ ऑपरेशन नहीं दे पा रहे हैं। उसका फर्स्ट मेन रीजन क्या है, ग्राम सभा जो होती है वो रेगुलरली कुछ पार्ट में नहीं होती है। ठीक है। उसकी वजह क्या है कि उनको सफिशिएंट पावर और रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, दैट इज उनको जो पावर सप्लाई होनी चाहिए फ्रॉम सेंटर, स्टेट टू लोकल, वो उन्हें नहीं मिल रही है। Therefore, the goal of true local self-government is not fully achieved. ठीक है। तो कुछ पार्ट्स अभी भी हैं ऐसे रूरल एरिया में जिन्हें फुल सपोर्ट ऑफ सिस्टम नहीं मिल रहा है, एंड दे आर स्टिल लैकिंग देयर। क्लियर। सो ये चैप्टर बहुत इजी है, फेडरलिज्म इज वेरी इजी टॉपिक, और आप इसमें बना के भी लिख सकते हो, इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं, नॉट एट ऑल हार्ड। क्लियर। चलो, थैंक यू, बाय।